आज का जो टॉपिक है डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। तो डेटा के माध्यम से हम कैसे डिसीजन लेते हैं, निर्णय कैसे लेते हैं, उसके संबंध में, और खासकर जो व्यापारी वर्ग है, जो हमारा बिजनेस सेक्टर है, जो सेकेंडरी सेक्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि तीन सेक्टर हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रेसरी। तो बिजनेस सेक्टर इज द कम इन बोथ सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड ट्रेसरी सेक्टर, फॉर सर्विसेज इन ट्रेसरी सेक्टर एंड फॉर गुड्स इन सेकेंडरी सेक्टर। तो हमारे व्यापारी क्षेत्र में किस तरह से डेटा का उपयोग किया जा सकता है, और किस तरह से बिजनेस को और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाया जा सकता है, और उसका लाभ हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं, उद्यमी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट हैं, वो कैसे उठाते हैं, उठा सकते हैं। और जो हमारा युवा वर्ग है, जो आज का गवर्नमेंट का आजकल का जो मेन पॉलिसी भी चल रहा है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करने में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है डाटा। और डेटा के आधार पे आप अपने, यदि किसी बिजनेस में हैं या बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो उसमें बहुत आगे तक जा सकते हैं। इस संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं इसमें। और इसके पहले मैं थोड़ा अपना स्लाइड भी शेयर करना चाहता हूँ। तो एक सेकंड चाहिए हमें स्लाइड शेयर करने के लिए। तो स्लाइड शेयर हो गया है। स्लाइड मेरा आ रहा है, विजिबल है स्लाइड, मैडम? सर विजिबल है, विजिबल है सर। स्लाइड दिख रहा है? अच्छा, ओके, थैंक यू। ओके। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एक सेकंड। जी, हाँ। तो आई होप कि आप लोगों को स्लाइड मेरा दिख रहा होगा। और इसको मैं थोड़ा सेटिंग कर लूँ फिर। जी, तो चूंकि सांख्यिकी दिवस के रूप में, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में, मैम स्लाइड मेरा दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है। ओके, थैंक यू। तो चूंकि ये 18वां सांख्यिकी दिवस मनाया जा रहा है, और प्रोफेसर पीसी महानोलोबिस साहब के जन्मदिन, जयंती के अवसर पर, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महानोलोबिस, जिनका जन्म 29 जून को हुआ था, और उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर यह राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आज मनाया जा रहा है। सांख्यिकी दिवस इसलिए क्योंकि इन्होंने सांख्यिकी के क्षेत्र में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया था। और सांख्यिकी एक पूरी तरह से आंकड़ों का जाल है, जैसे नंबर्स होते हैं, नंबर 1 2 3 200 1000 करोड़। तो ये सब हम नंबर्स छोटे क्लासेस में पढ़ ही लेते हैं। तो इनका इस्तेमाल सांख्यिकी में किस तरह से मीन, मीडियन, मोड निकाला जाता है, हम सब जानते हैं। यदि जो स्टैटिस्टिक थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, और मीन, मीडियन, मोड तो प्राइमरी के और जूनियर हाई स्कूल के लेवल में ही पढ़ा दिया जाता है। तो उनका उपयोग हम किसी खास क्षेत्र में किस प्रकार से डिसीजन लेने के लिए, या कोई निर्णय लेने के लिए, कोई निष्कर्ष निकालने के लिए कैसे किया जा सकता है, उसका श्रेय हमारे पीसी महानवोबिस सर को जाता है। और इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बताया ही, कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान स्थापित किया 1939 में, 1939 में, कोलकाता में। ये कोलकाता के हैं बेसिकली। और ये इनकी पढ़ाई लिखाई प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में हुआ। फिर ये हायर एजुकेशन के लिए लंदन चले गए, और वहाँ पे इन्होंने फिजिक्स, इनका मेन सब्जेक्ट था, और फिजिक्स में इन्होंने डिग्री हासिल करी। फिर वहीं पे इन्होंने जॉब भी किया। लेकिन कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने इनको बुला लिया और कहा कि आप भारत के लिए कुछ करिए। तो वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में ही फिर टीचिंग करने लगे, पढ़ाने लगे, और उसी दौरान फिर प्रिंसिपल भी हो गए। फिर सांख्यिकी, अपने ही विभाग में एक सांख्यिकी विभाग का स्थापना किया। फिजिक्स डिपार्टमेंट में ही एक अलग से सांख्यिकी विभाग का 2-3 लोगों से मिल करके, कंसर्न करके। और रविन्द्रनाथ टैगोर उस समय इनके बहुत अच्छे, एक तरह से कह लें दोस्त कम एडवाइजर ज़्यादा थे। तो उन्होंने एडवाइस किया, उनसे एडवाइस लेकर के इन्होंने एक
सांख्यिकी विभाग का स्थापना किया और उसमें तमाम देश भर से कुछ विषयों पे कार्य करने के लिए डाटा कलेक्ट करने लगे और वो आगे चल के इतना बड़ा वो संस्थान हो जाएगा, ये खुद महानलोबी सर को भी नहीं पता रहा होगा। और बाद में भारत सरकार ने उसको राष्ट्रीय महत्व का अ, संस्थान घोषित किया, जिसे भारतीय सांख्यिकी संस्थान के नाम से आज जाना जाता है और उसमें उसने तमाम लोगों को जॉब दिया जाता है। उसके बाद छोटे-छोटे शाखाओं के रूप में हमारे देश के हर राज्य में लगभग अर्थ एवं संख्या विभाग के नाम से अ, विभाग चलाए जाते हैं, जिनका मुख्य काम होता है डाटा को कलेक्ट करना। हर विभाग से डाटा को कलेक्ट करना। कई बार हमारे भी कॉलेज में आता है लेटर संख्या विभाग से, और तमाम चीज़ों से संबंधित कितने टीचर्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने एससी एसटी ओबीसी हैं, कितने इनकम उनके क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर हमें भेजना होता है, फिर वो चीज़ें फॉरवर्ड की जाती हैं गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि वो उस पे पॉलिसीज़ बना सके। तो ये पीसी मानुलोबिस का योगदान है इन तमाम चीज़ों में। और तो इसके पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि डेटा क्या है, आंकड़े या डेटा होते क्या हैं। तो डेटा पहले केवल संख्या के रूप में जाना जाता था, 1 2 3 4 जो संख्याएं होती हैं उस रूप में, नंबर्स के रूप में। बट बाद में धीरे धीरे ये इंफॉर्मेशन भी इसमें शामिल हो गया। इंफॉर्मेशन या कोई फैक्ट है उसको भी इसमें शामिल किया जाने लगा और वो सारी चीज़ें डेटा में आने लगी। कोई इंफॉर्मेशन है, कोई सूचना है, जैसे सूचना है कि कोई बीमारी फैल रही है, कोरोना फैल रहा है, तो एक इन्फॉर्मेशन है, डेटा अभी नहीं है लेकिन एक इन्फॉर्मेशन है। तो उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे भी हम बहुत सारे निर्णय ले लेते हैं कि हमें ऐसे रहना है, हमें मास्क पहनना है, हमें घर से नहीं निकलना है। तो इस तरह से सूचनाएं, और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में यदि हम हमें ये इसको इस रूप में देखा जाए कि अब उसमें मास्क की जरूरत है, तो जो व्यापारी वर्ग है वो मास्क बनाने लगेगा और उस मास्क मास्क का व्यापार करने लगेगा, तो उसका लाभ उठा लेगा। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे भी देख सकते हैं कि उस इन्फॉर्मेशन वो क्या हो गया, डाटा हो गया, इनपुट हो गया, और उस इनपुट के आधार पे वो अनेक तरह का डिसीजन लेकर के और उसमें उसके आधार पे वो आगे बढ़ सकता है। तो आंकड़े ये माप, अवलोकन या चीज़ों का विवरण हो सकते हैं जो हमें डिसीजन लेने में सहयोग करते हैं, खासकर जो बिजनेस के क्षेत्र में है, वो आगे हम देखेंगे और विस्तार में। तो ये आंकड़े क्या है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डेटा किसी भी क्षेत्र से संबंधित सूचना होता है और उस सूचना के आधार पे हम डिसीजन लेते हैं। आज हर व्यक्ति डेटा का उपयोग कर रहा है, कोई भी व्यक्ति हो। यदि हम कहीं स्कूटर से जा रहे हैं या गाड़ी से जा रहे हैं स्कूटर से, और हमें जाना है 100 किलोमीटर, और हम देखते हैं कि हमारे गाड़ी में तो पेट्रोल लगभग आधा लीटर ही है, तो हमने उसका उपयोग कर लिया कि हम यदि 100 किलोमीटर जाना है और आधा लीटर पेट्रोल है, गाड़ी की एवरेज यदि 60 किलोमीटर्स भी है, तो भी हम 30 किलोमीटर्स ही जा सकते हैं। बाकी किलोमीटर्स कैसे तय होगा? तो एक हमने डिसीजन लिया डाटा के आधार पे, हमें डाटा मिल गया कि एवरेज इस गाड़ी का इतना है, 100 किलोमीटर हमें जाना है, डिस्टेंस है, हमारे गाड़ी में पेट्रोल जो है वो केवल 30 किलोमीटर तक का ही है, तो इसलिए हमें तुरंत कहीं ना कहीं फ्यूल लेना होगा। तो ये एक डाटा का उपयोग हो गया। डाटा आज के समय में हर व्यक्ति डेटा है। डेटा किस तरह से है कि आप जैसे ही सोसाइटी में या मार्केट में इंटरेक्ट करते हैं, जैसे ही जाते हैं, तो आप कोई कपड़ा पहनेंगे, कोई जूते पहनेंगे, कोई सैंडल पहनेंगे, या किसी तरह का चश्मा लगाएंगे कोई। तो जो भी आप वस्तुओं का उपयोग करेंगे, तो वो मार्केट से ही लेंगे। जब मार्केट में जाएंगे और जैसे ही आपने कुछ परचेज किया, वैसे ही आप एक डाटा के रूप में पहुंच गए कंपनियों के पास, क्योंकि हर व्यक्ति का पसंद क्या है, हर व्यक्ति क्या पहनता है, किस चीज़ों का उपभोग कर रहा है। यदि आप जाते हैं और कहते हैं हमें रिबॉक का शूज़ चाहिए, तो जैसे ही आपने रिबॉक का शूज़ खरीदा, आप एक डाटा हो गया मार्केट में, आपका पूरा इन्फॉर्मेशन चला जाता है और उसमें आपके वो मेजॉरिटी के हिसाब से फिर उसका उपयोग किया जाता है और एक बड़े डिसीजन लेने के तरफ बढ़ा जाता है। यदि आप ध्यान देते होंगे, यदि किसी इंटरफेस में कुछ सर्च करते हैं, या यूट्यूब पे, चूंकि यूट्यूब पे आजकल काफ़ी यूट्यूब पे लोग इंटरेक्ट होते हैं, कुछ भी आपको जानना है, समझना है, तो वेबसाइट पे, गूगल पे या यूट्यूब पे जरूर जाता है व्यक्ति। तो जैसे ही आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो आपका टेस्ट जरूर तुरंत पकड़ लेता है। जैसे आपने सर्च आउट किया वहाँ पे कुछ कि कैसे पनीर कैसे बनाए, जैसे ही सर्च आउट किया और उसमें तो तुरंत कई सैकड़ों वीडियोज आ जाएंगे पनीर बनाने के तरीके बताने के लिए। और उसके बाद जैसे एक दो बार आप ये सर्च करेंगे, यूट्यूब समझ जाएगा कि आपका टेस्ट क्या है। फिर जैसे यूट्यूब ओपन करेंगे, तो आप जो चीज़ उस पर सर्च आउट किए रहते हैं, वो उसी से संबंधित वीडियो देने लगता है। तो आप एक डेटा हो गए उनके लिए, आपका डेटा उसने ले लिया कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। तो इस तरह से डेटा का उपयोग व्यक्तिगत और ब्रॉड लेवल पे किया जाता है। मुख्य रूप से डेटा के दो ही प्रकार हैं, एक तो क्वालिटेटिव डेटा और सेकंड है क्वांटिटेटिव डेटा। मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है क्वालिटेटिव डेटा में संख्या का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये एक तरह से किसी चीज़ की क्या विशेषताएं हैं और क्या उसकी खासियत है, उसके गुण क्या है, तो उसके आधार पे, जैसे यदि हम कोई वस्तु इस्तेमाल करते हैं तो उसमें उसकी कोई ना कोई खासियत रहती है, हमारी आवश्यकता को जो पूरा करती है। तो उसकी विशेषताओं के आधार पे हम हमारा डाटा
जा सकता है, हमसे हमसे डाटा माँगा जा सकता है, या हमसे कोई फॉर्म भी कई बार भरवा लिया जाता है कि आप इसमें क्या, आपको क्या अच्छा है इसमें। और कई बार जो फर्में होती हैं, वो अपने कमियों को दूर करने के लिए और बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए कई बार आपसे पूछ लेती हैं कि आप क्या इसमें और सुधार करना चाहते हैं, या क्या इसमें आपको कमी दिखाई दी, तो वो भी कस्टमर बता देता है। तो उस आधार पे वो उसका सुधार करके बिज़नेस को आगे बढ़ाते हैं। क्वालिटेटिव डाटा में मुख्य रूप से 3 तरह के डाटा सम्मिलित होते हैं। एक तो नॉमिनल डाटा, जिसमें कोई खास आंकड़े नहीं होते हैं। ये मुख्य रूप से, जैसे कोई खास कलर का आप शूज़ पहन रहे हैं, तो शूज़ आपने किस कलर का पसंद किया, रेड पसंद करते हैं आप, ब्लू पसंद करते हैं, तो उस कलर, वो एक डाटा हो जाता है। इस तरह के डाटा को हम नॉमिनल डाटा कहते हैं। एक ऑर्डिनल डाटा होता है, इसमें रैंकिंग किया जाता है डेटा का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डेटा में रखा जाता है इसको। और नेक्स्ट होता है टेक्सचुअल डाटा। टेक्सचुअल में टेक्स्ट लिखना होता है। यदि हम देखते होंगे कोई किसी को कोई रिसर्च करना होता है किसी क्षेत्र के संबंध में, तो वो उससे संबंधित लोगों से इंटरेक्ट करता है और उससे कुछ टेक्स्ट लिखवाता है, या जैसे उसको दे देगा कि कोई एक वर्ड दे देगा, जैसे दे देगा कि दे देगा कोई कहानी, जैसे उसको कह देगा कि तुम अ प्रधानमंत्री पे कुछ लिखो, तो प्रधानमंत्री पे वो कुछ लिखेगा। वो जो भी टेक्स्ट लिखेगा, उस टेक्स्ट के आधार पे बहुत सारे निर्णय लिए जा सकते हैं कि प्रधानमंत्री के बारे में वो क्या सोचता है। या कोई घटना हुई है, कोई कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट के संबंध में कोई हमें रिसर्च करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, तो उससे संबंधित वो व्यक्ति कोई रिसर्च करना चाह रहा है ताकि भविष्य में एक्सीडेंट को कैसे रोका जाए। तो वो यदि रिसर्च कर रहा है, तो वो लोगों से कोई स्टोरी दे देगा, या कोई अधूरी कहानी दे देगा, कोई वर्ड दे देगा कि कोई बाइक दे देगा, या कोई गाड़ी दे देगा कि इसके बारे में आप कुछ लिखिए। तो उससे संबंध में जो कस्टमर है या जो कंज्यूमर वर्ग है, उससे बहुत सारे इनपुट मिल जाते हैं, और उस इनपुट के आधार पे वो निर्णय निकाल सकता है कि किस तरह से, किन प्रिकॉशंस को हम अपना करके और भविष्य में एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। सेकंड है क्वांटिटेटिव डाटा। है क्वांटिटेटिव डाटा टोटली डिपेंड्स अपॉन नंबर्स। ये पूरी तरह से नंबर्स पे डिपेंड होता है। और इसमें दो तरह के डाटा होते हैं। एक तो डिस्क्रीट डाटा, ये पूरी तरह से इंटीजर फिगर होते हैं, और ये राउंड फिगर में होते हैं, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह के फिगर में। जैसे पूछ दिया जाए कि रिबॉक का शूज़ कितने लोग पहनते हैं, तो 50। और फिर मुझे नाइक का शूज़ कितने पहनते हैं, तो 500। तो इस तरह के ये लोगों की संख्या को बताता है। जैसे बीए फर्स्ट ईयर में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि पॉइंट में आएगा कि 20.5, 20.3 पॉइंट में नहीं आएगा। तो इसलिए फुल फिगर में रहता है, 100, 200, 300, इस तरह से होता है। इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट डेटा। एक होता है कंटिन्यूअस डाटा। ये खासकर जब हम किसी बहुसंख्यक में एवरेज निकालते हैं। एवरेज मीन्स कि एवरेज मीन्स जब हमारे पास आंकड़े आ जाते हैं, खासकर स्टैटिस्टिक्स के में ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आंकड़े आ जाते हैं, फिर उसका हम एनालाइज करते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो वो पॉइंट में आता है, या मीन मीडियन मोड निकालते हैं, या स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं। कोफिशिएंट तो और ज़्यादा पॉइंट में ही आता है। तो जितना ही डीपली एनालिसिस होता है, तो वो उतना ही पॉइंट में आता है। तो इसको हम डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से इसके आधार पे हम डिसीजन लेते हैं। कहा जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति जा रहा था और कैसे इस डेटा का उपयोग किया, कि एक अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ जा रहा था, और वो बीच में कहीं उसे अ, कहीं नदी पड़ गया, और नदी में उसके एक मिनट, ये थोड़ा सा, तो उस नदी की मैं वो फैमिली के साथ था, वो था, उसकी वाइफ थी, और उसका एक बच्चा था। तो उसने नदी की गहराई मापी। नदी की गहराई 3 फीट थी। और फिर अपना ऊंचाई नापा, फिर अपने पत्नी का ऊंचाई नापा, फिर बच्चे का ऊंचाई नापा, और फिर एवरेज निकाल लिया। तो 3 फीट थी और एवरेज आया 4 फीट। उसका बच्चा था 4 फीट का। तो उसने डिसीजन लेना लिया कि हम 2 लोग निकल जाएंगे और बच्चे को गोद में ले लेते हैं, तो आराम से हम नदी को पार कर सकते हैं। तो ये उसने उस एवरेज का, आंकड़े का अपने जीवन में लाभ के रूप में इस्तेमाल कर लिया। तो इस तरह से ये 2 प्रकार के आंकड़े होते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक। आंकड़ों के स्रोत कौन कौन से हैं? आंकड़ों के मुख्य रूप से 2 स्रोत होते हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स, जब कोई भी रिसर्च करता है, या कोई भी अपने संबंध में कोई बिजनेस शुरू कर रहा है, या कोई पीएचडी कर रहा है, या कोई भी रिसर्च स्कॉलर है, तो कोई अपने रिसर्च के संबंध में कुछ करना चाह रहा है, और या अपना बिजनेस फैलाना चाह रहा है, तो वो उसके संबंध में पहले रिसर्च करता है कि उसके बिजनेस के फैलने की संभावना है कि नहीं है, जो वो प्रोडक्ट बनाने जा रहा है उसकी डिमांड मार्केट में है कि नहीं है, या जो बिजनेस वो शुरू करना चाहता है उसके संबंध में लोग कितने, उस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, जो उस, जैसे कोई पिज्जा की दुकान खोलना चाह रहा है, तो वो पता करेगा उस एरिया में, जिस एरिया में पिज्जा की दुकान खोलना है, उस एरिया में कितने लोग पिज्जा खाते हैं,
वो सर्वे करेगा, लोगों से पूछेगा। तो इसके 2 सोर्सेस हैं, 2 तरह के वो डाटा इकट्ठा कर सकता है। और उसमें सबसे पहला है प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में क्या करेगा, जैसा फ़ोटोज़ में दिख रहा है कि वो जाकर के लोगों से बातचीत करेगा और कुछ सर्वे करेगा, कितना बड़ा एरिया है, पॉपुलेशन क्या है, लोगों से बातचीत करके पूछेगा कि वो पिज़्ज़ा खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तो तब वो डिसीज़न ले पाएगा, वो सारे डाटा हो जाएँगे। वो उन डाटा का उपयोग वो कर लेगा कि यदि उसमें आता है कि कोई पिज़्ज़ा इधर खाता ही नहीं है, तो क्यों वहाँ पिज़्ज़ा की दुकान लगाया, तो उस वो निर्णय लेने में आसानी हो जाएगी कि यहाँ पे पिज़्ज़ा की दुकान लगाना बेकार है, दुकान खोलना बेकार है, पिज़्ज़ा बनाना बेकार है। तो एक तो प्राइमरी सोर्स हो गया, यहाँ से वो पता कर सकता है, कोई भी किसी भी बिज़नेस के संबंध में ये पता किया जा सकता है। इसमें सर्वे आता है और लोगों से बातचीत, इंटरव्यू आते हैं कि हम 2-4 लोगों को वहाँ पे से बातचीत करते हैं और उनको उनके बातचीत के आधार पे हम निर्णय लेते हैं। सेकेंडरी सोर्स एक दूसरा स्रोत है जहाँ से हम ये निर्णय ले सकते हैं किसी भी चीज़ से संबंधित, वो है सेकेंडरी सोर्स कहते हैं उसको। इसमें हम पत्रिकाओं में छपती रहती हैं चीज़ें, तमाम आंकड़े आते हैं, तो उनसे और पहले के जो रिसर्च हुए हैं उनसे हम डेटा ले सकते हैं। इसको सेकेंडरी सोर्स कहते हैं, किताबों के माध्यम से या समाचार पत्रों में। आजकल सबसे बड़ा सोर्स हो गया है इंटरनेट, गूगल। इंटरनेट पे जाकर के हम किसी भी चीज़ का डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये 2 मुख्य रूप से सोर्स हैं। एक तो प्राइमरी सोर्स ज़्यादा ऑथेंटिक इसलिए होता है क्योंकि हम इसमें खुद जाकर के और ग्राउंड पे, ज़मीन पे लोगों से बातचीत करके खुद ऑब्ज़र्व करते हैं, निगरानी करते हैं, फिर निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक और अच्छी मानी जाती है। सेकेंडरी सोर्स में खतरा ये रहता है कि ये दूसरे के द्वारा तैयार किया गया डाटा होता है और ये इसलिए इसमें ऑथेंटिसिटी की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं रहती है क्योंकि कोई दूसरा अपने नज़र से उसको देखा रहता है, अपने हिसाब से उसको बनाया रहता है। तो ये संभावना रहती है कि वो सही से एक्सप्लेन किया है कि नहीं किया है। ऐसा ना हो कि उसने जो डाटा दिया है, वो डाटा वो कहीं और से सेकेंडरी सोर्स से लेकर के या कहीं और से ऐसे सोर्स से लिया हो जो ज़्यादा विश्वसनीय ना हो। तो इसलिए सेकेंडरी सोर्स उतना ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होता है जितना ऑथेंटिक प्राइमरी सोर्स डाटा होता है। इसलिए ज़्यादा ऑथेंटिक प्राइमरी सोर्स का ही डाटा होता है। अब डेटा का इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो डिसीजन मेकिंग में डाटा हमारे पास जब आ जाता है तो उस आधार पे हम स्टैटिस्टिक्स के तमाम टूल्स हैं, अब तो बहुत ज़्यादा सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, वो आगे हम देखेंगे। उनके माध्यम से हम निष्कर्ष निकालते हैं, वो डेटा क्या कह रहे हैं। जैसे हमने बताया कि पिज़्ज़ा कितने लोग खाते हैं, तो आप उसमें जाएँगे सर्वे करेंगे, कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं, कितनी महिलाएँ हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं और फिर कितने उसमें खाते हैं, कितने नहीं खाते हैं, कितने कभी-कभी खाते हैं। तो इस तरह के डाटा आप कलेक्ट कर लेंगे, फिर उसमें आप एक पैटर्न पे बना लेंगे और एक डिसीजन ले सकते हैं। प्रदर्शन मूल्यांकन, आप किसी फर्म के मालिक हैं या कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आप ज़रूर ये देखना चाहेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है, वो कितने लोग पसंद कर रहे हैं और कौन से लोग पसंद कर रहे हैं। उसमें मेल पसंद कर रहे हैं ज़्यादा या फीमेल ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या बच्चे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या कोलकाता के लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या उत्तराखंड के लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें होती हैं और आपके प्रोडक्ट से ऐसा तो नहीं कि आपका जो कॉम्पिटिटर है, जो प्रतियोगी है, जो दूसरा प्रोडक्ट है, उसका लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, आपका लोग कम पसंद कर रहे हैं। तो ये आप एक मूल्यांकन कर सकते हैं डेटा के आधार पे। जब आपके पास डेटा रहेगा तभी आप इसका मूल्यांकन कर पाएंगे। नेक्स्ट है फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान। हम आराम से अपने उस मूल्यांकन के आधार पे हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं भविष्य के लिए कि हम किन किन चीज़ों पे सुधार करें या क्या क्या चीज़ें हमारे हम प्राइस बढ़ाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, प्राइस घटाएं तो हमारी डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम पहले से पूर्वानुमान लगा सकते हैं अपने बिजनेस के मामले में। ग्राहक का व्यवहार, ग्राहक किस तरह से व्यवहार करता है, वो भी एक हमें पता चलता है कि ग्राहक को रेड कलर पसंद है या ब्लू कलर ज़्यादा पसंद है। ग्राहक किस सीज़न में, जनवरी में ज़्यादा इंटरेक्ट करता है इस कमोडिटी के लिए या जून में ज़्यादा इंटरेक्ट करता है। तो इस तरह से हम एक कस्टमर का बिहेवियर भी हम अपने डेटा के माध्यम से पकड़ सकते हैं और उसके आधार पे अपने प्रोडक्ट में, अपने बिजनेस में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। व्यापारिक रणनीतियाँ, स्ट्रेटजीज फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। यदि हम पहले ही की तरह से बनाते जाएं, मान लीजिए कि जो मारुति सुजुकी कार कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी है, वो जो अपना आल्टो 800 जो बनाती थी, केवल उसी को बनाती रहती है आज तक, तो अब तक तो वो कंपनी ही खत्म हो गई होती। या कोई दूसरी कंपनी कोई सामान बना रही है जो मान लीजिए एचपी जो प्रिंटर बनाता था पहले, वही बनाता रहे ब्लैक एंड व्हाइट और वायरलेस वायर विथ वायर प्रिंटर बनाता रहे, तो वो कैसे सर्वाइव करेगा मार्केट में। तो इसलिए हमें रणनीतियों को चेंज करने पड़ते हैं, रणनीतियाँ बनानी पड़ती हैं उसको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। बाजार को समझना, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, मार्केट को समझना जरूरी होता है और कि मार्केट में क्या माहौल है, अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें डेटा से ही समझने में सहयोग मिलता है और इसलिए डेटा का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी में हमने अभी कुछ बातों को देखा और यहाँ पे अब थोड़ा देखेंगे कि आंकड़े जहाँ पे कुछ प्रमुख जो क्षेत्र हैं उसमें कहाँ-कहाँ पे डेटा का उपयोग किया जा सकता है। तो ये हम थोड़ा जल्दी-जल्दी इसको देख लेते हैं 10 मिनट में, फिर ये सेशन हो जाएगा ओवर। तो
प्रमुख क्षेत्रों में जैसे मार्केट रिसर्च में डेटा का काफ़ी उपयोग किया जाता है। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिमांड का फोरकास्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं, जैसे हमने अभी पिज्ज़ा का उदाहरण दिया था, यदि पिज्ज़ा आप बनाने जा रहे हैं या आप उसका बिजनेस करना जा रहे हैं तो उसका सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि उसकी डिमांड है क्या है, लोग वहाँ किस कैटेगरी के लोग रहते हैं, मिडिल क्लास लोग रहते हैं या हायर इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं, मिडिल इनकम ग्रुप के रहते हैं। तो उनके इनकम के दृष्टिगत हम उसके प्राइस डिटरमिन कर सकते हैं और उसके डिमांड का पहले से हमें फोरकास्टिंग हो जाएगा कि कितनी मांग पिज्जा की हो सकती है। कंपिटिटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि उस क्षेत्र में उस वस्तु को बेचने वाले, सेल करने वाले और कौन-कौन से लोग हैं जो हमारे नियरेस्ट कंपटीटर्स हैं, उनको उनके बारे में भी जान लेना ज़रूरी है। यदि वो नियरेस्ट कंपटीटर हैं तो क्या प्राइसेज़ रखे हैं और ग्राहकों के लिए क्या-क्या और सुविधाएँ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें डेटा में आ जाती हैं और ये डेटा हमें डिसीजन लेने के लिए, ये मार्केट रिसर्च के लिए काफ़ी उपयोगी हो जाता है। नेक्स्ट है ग्राहक विश्लेषण, कस्टमर एनालिसिस, कस्टमर बिहेवियर। अभी हमने देखा कस्टमर बिहेवियर के बारे में। कस्टमर का बिहेवियर जब हम देख लेंगे, उसके संबंध में हमारे पास डेटा आ जाएगा तो हम आसानी से उसके संबंध में निर्णय ले सकते हैं और उसके लिए हम बेहतर गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, कस्टमर सैटिस्फैक्शन को जानने के लिए कई बार हम फॉर्म भरवाते हैं सेटिस्फैक्टरी। आपके पास सर्वे के लिए कई बार आप देखते होंगे कहीं मार्केट करके आए तो आपके पास कोई फॉर्म आ जाता है गूगल जीमेल के माध्यम से या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से, आपको केवल स्टार देना होता है, 1 स्टार टू 5 स्टार रहता है, कितना स्टार देंगे आप। तो वो क्या होता है, एक उस कंपनी के लिए डेटा होता है। वो कंपनी आपके माध्यम से एक डेटा कलेक्ट कर रही है कि उस कंपनी को क्या और अपने माल में सुधार करना है, किस तरह का माल बनाना है। तो वो आपके सेटिस्फेक्शन से यदि आप 1 स्टार दे रहे हैं, दैट मीन्स योर कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम योर गुड्स, तो देयर नीड टू इम्प्रूवमेंट इन गुड प्रोडक्ट्स एंड गुड क्वालिटी। तो ये सब चीज़ें होती हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, जिसमें बजट मैनेजमेंट करना, सबसे बड़ी चीज़ तो बजट ही होता है। आप जो भी बिजनेस करने जा रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं या कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, तो उसमें बजट इज़ द वेरी मेजर पार्ट। और आपके पास जो बजट रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही आप बिजनेस कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से पहले बजट डिसाइड करिए फिर बिजनेस, या पहले बिजनेस डिसाइड करें या बजट। तो मेरे हिसाब से पहले बजट डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपके पास बजट कितना है और लोन आपको कितना बैंक से मिल सकता है, उसके हिसाब से आप बजट डिसाइड कर सकते हैं, तो जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के लिए आजकल बड़ी-बड़ी कंपनियां एनालिसिस्ट रखते हैं और वो एनालिटिक्स क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं जो आपका प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं या जो बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। तो इस क्षेत्र में आने वाले भविष्य में तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है बिजनेस एनालिसिस्ट का। वो एनालिसिस्ट क्या करता है, कंपनी उसको काम दे देती है कि ये प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे इस जगह पे, इस स्टेट में या इस रीजन में, इससे संबंधित हमें डेटा कलेक्ट करके हमें सजेशन दो। तो एनालिटिक्स क्या करता है, उससे संबंधित सारा वहाँ का सर्वे करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा और उसको एक सॉफ्टवेयर में डाल करके और एनालाइज करेगा और फिर वो कंपनी को दे देगा। तो कंपनी उस पर डिसीजन लेती है। वो एनालाइज कर सकता है कि ये लॉस में जाएगा, यहाँ पे लोग इसको पसंद नहीं करेंगे, यहाँ पे लोग गरीब लोग रहते हैं या यहाँ पे लोग अमीर लोग रहते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट होगा, यहाँ पे ज़्यादा लोग ये इसको खरीदेंगे। तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो वो सारा डाटा बेस्ड ही होता है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट या सप्लाई चेन मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कोई भी सप्लायर या जो प्रोड्यूसर होता है, जो व्यापारी होता है, वो ये देख करके रखता है कि अ, हमारी कितनी सेल है मंथ में या पर डे या एनुअल। उस हिसाब से वो अपने सप्लाई चेन को बनाए रखता है ताकि मार्केट में उसके वस्तुओं का अभाव ना हो और कस्टमर इधर उधर शिफ्ट ना करे। इन्वेंट्री होता है गोदाम में जो उसके जो माल पड़े हुए हैं, जो जो बिजनेसमैन है या जो प्रोड्यूसर है, वो कितना एडवांस में आउटपुट करके रखा है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार होता है लेबर स्ट्राइक कर दिए तो प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो कितना हम इन्वेंट्री रखें जो हम कुछ समय के लिए झेल लें, यदि कुछ फैक्ट्री में खराबी आ गई या कोई कोरोना आ गया और सारा यातायात ठप हो गया, माल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहा है, तो उसको उससे कैसे निपटें। तो ये सब मैनेजमेंट उसी में हो पाता है। इसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में किस प्रकार से इनोवेशन होगा, तो आप देख रहे होंगे कि जब भी हम यूज करते हैं कोई सामान, तो ऐसा नहीं कि जो आज से 20 साल पहले जो सामान बन रहे थे वही आज भी उसी रूप में बन रहे हों। डिजाइन में चेंजेज हो जाते हैं, उत्पादन के तरीके में चेंजेज हो जाते हैं और तमाम तरीके के टेक्नोलॉजी उसमें इन्वॉल्व करना पड़ता है, जिससे कि प्रोडक्ट के कॉस्ट को घटाया जा सके। क्योंकि प्रॉफिट आप तभी कमा पाएंगे जब आपका प्रोडक्ट मिनिमम प्राइस पे मार्केट में अवेलेबल हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त होता है मार्केट में, और इसलिए आपका प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा और प्राइस वाइज बहुत लोवेस्ट हो, तो आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा अपने सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसके मुकाबले। तो ये तभी होगा जब हम इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को साथ में लेके चलेंगे और वो अपने उत्पाद विकास, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में उसका इस्तेमाल करेंगे। तो टेक्नोलॉजी भी इस चीज़ की बहुत ख्याल रखती है। आए दिन नई टेक्नोलॉजी ईजाद कर दी जाती है ताकि प्रोडक्ट को बेहतर बनाया जा सके और इसका प्रोड्यूसर भी अपने आउटपुट में इस्तेमाल करते हैं।
कस्टमर सर्विस एंड सेटिस्फेक्शन पे अभी हमने देखा। मार्केटिंग रणनीतियाँ, विपणन रणनीतियाँ कैसे हमें बनानी है, मार्केटिंग पॉलिसी हर जो अ, व्यापारी है या बिजनेसमैन है या जो प्राइवेट सेक्टर है, प्रोड्यूसर है, वो मार्केटिंग पॉलिसी के लिए एक पूरा टीम तैयार रखता है और वो अपना एक टारगेट रखता है कि इतना मार्केटिंग हमें करनी ही है। तो आप देखते होंगे कि एमआर होते हैं, मार्केट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बहुत सारी कंपनियों के, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में जगह जगह घूम करके और फिजिकली भी बेचते भी हैं और प्रचार प्रसार भी करते हैं। और एडवर्टाइजमेंट एक कैंपेन चलाया जाता है। एडवर्टाइजमेंट बिजनेस के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा एक पार्ट है और एक एक अपने आप में बिजनेस है। इसमें बड़े बड़े स्टार अमिताभ बच्चन से लेकर के और जो बहुत बड़े स्टार हैं फिल्मी, वो तक लोग इनमें इन्वॉल्व रहते हैं। और इसका बहुत फर्क भी पड़ता है, क्योंकि जब हम देखते हैं टीवी पे देखते हैं कोलगेट कोलगेट, कहीं बाहर गए पोस्टर बैनर पे देखें कोलगेट लिखा है, फिर कहीं सिनेमा में घुसे वहाँ भी कोलगेट देख रहे हैं, फिर कोई न्यूज़ सुन रहे हैं वहाँ भी कोलगेट का ऐड आ रहा है। तो जब चारों तरफ कोलगेट कोलगेट सुनेंगे तो जैसे ही दुकान पे पहुंचेंगे तो मुंह से निकल जाता है कोलगेट, तो कोलगेट लेके आ जाते हैं। तो ये सब स्ट्रेटेजी होता है मार्केटिंग का, बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया गया रहता है कि कैसे हम किसी के दिमाग पे, कस्टमर के दिमाग पे बार बार इस चीज़ को चोट करते रहें, तो वो हमारे माल को, हमारे कमोडिटी को बेचने में, सेल आउट करने में वृद्धि करेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। और इसका हम फिर कंपनियां डाटा रखती हैं कि एडवर्टाइजमेंट के पहले और एडवर्टाइजमेंट के बाद क्या प्रोडक्शन में क्या सुधार हुआ, क्या उसमें वृद्धि हुई, नहीं हुई। यदि एडवर्टाइजमेंट के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ, कोई प्रोडक्शन में सुधार नहीं हुआ या सेल आउट में सुधार नहीं हुआ, तो एडवर्टाइजमेंट बंद भी कर सकती है कंपनी। तो ये डाटा का ही उपयोग करके अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बेहतर बनाते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा, एक तो स्ट्रक्चर डेटा होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा ये होते हैं कि जो अ, एक सेकंड, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा में डेटा पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड होता है, वेल डिफाइंड होता है, रिफाइंड होता है, और उसी के आधार पे तब हमें उस आंकड़ों का उपयोग जो विभिन्न जरूरतमंद बिजनेस सेक्टर होते हैं वो करते हैं और उसका फिर लाभ उठाते हैं। हेलो। हाँ हाँ, ले लिए थे जी। ठीक। तो अपने बिजनेस के क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें कई तरीके के सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। डेटाबेस, अब तो डेटाबेस से संबंधित बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। जो डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम तैयार हो गया है, डीबीएमएस कहते हैं इसको। स्प्रेड शीट में इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है एक्सेल सीट। एक्सेल सीट में हम काफ़ी लोग जानते होंगे, एक्सेल सीट में डेटा को रखा जाता है और हर सेल का, उसमें सैकड़ों हजारों लाखों डेटा रख सकते हैं आप। और हर सेल का एक अपना एड्रेस होता है, यानी कि हर डेटा का एक एड्रेस होगा और उसके आधार पे हम उसको रिफाइन करके और अ, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है जो स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब सिस्टमेटिक नहीं है, उसको सिस्टमेटिक करना है। इसमें खासकर सोशल मीडिया पे जो पोस्ट हो रहे हैं उससे संबंधित जो हम कलेक्ट करते हैं वो डेटा हो सकते हैं। आपके ईमेल पे कुछ आते हैं, कहीं से कुछ चीज़ें आती हैं, वो उसको आप डेटा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। या इसका सबसे अच्छा उदाहरण सीसीटीवी कैमरा का होता है। सीसीटीवी कैमरा दे करके और आप ग्राहकों के बिहेव का एनालिसिस कर सकते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं जो स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को मिलाकर जो डेटा बनते हैं उसको सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। इसके लिए कुछ ये सॉफ्टवेयर होते हैं, JSON और XML फाइलें होती हैं, वो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के उदाहरण होते हैं। इसके बाद आंकड़ों का एनालिसिस कैसे करें, आंकड़ों का विश्लेषण कैसे किया जाता है, और जिससे कि हम एक खास निष्कर्ष पे, खास डिसीजन पे पहुंच सकें, इसके लिए हमें क्या करना होता है। तो इसके लिए अ, विश्लेषण के ये 4 तरीके हैं। जो जो आंकड़े हमारे पास, डेटा हमारे पास कलेक्ट हो गए, तो हम इन आंकड़ों के का किस तरह से विश्लेषण करें, इन 4 तरीकों का उपयोग करते हैं। एक तो वर्णनात्मक विश्लेषण, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है। और डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में हम डेटा का अध्ययन करते हैं और उसके गुण दोष के आधार पे हम उसका एनालिसिस करते हैं और फिर हम कोई डिसीजन लेते हैं और फिर उसके आधार पे हम बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। एक होता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस, हम डेटा का एनालिसिस करके और प्रिडिक्ट करते हैं कि डेटा ये कह रहा है और इसमें ये भविष्य में ये होने की संभावना है। जैसे कोरोना आ गया, कोरोना में डेटा आया, फिर डेटा आया कि लगातार कोरोना की जो सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स बढ़ रहे हैं और ये सिम्टम्स बढ़ने के कारण चूंकि हमारे यहाँ इसके मरीज, टीबी के मरीज ज़्यादा हैं और ये टीबी को के मरीजों के लिए ज़्यादा खतरनाक है। हम एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये टीबी के मरीजों पर ये ज़्यादा घातक हमला करेगा और टीबी के मरीज ज़्यादा इसमें
मारे जाएंगे। तो ये एक प्रिडिक्शन हो गया। नेक्स्ट है निर्धारणात्मक विश्लेषण, प्रेस्क्राइप्टिव एनालिसिस। इसमें हम अपने कंपनी के बारे में कुछ डिसीजन मेकिंग करते हैं और डाटा के आधार पे कस्टमर के बिहेव के आधार पे हम निर्णय निकालते हैं कि हम किन किन प्रोडक्ट को बनाएं और क्या क्या हम फैसिलिटी करें ग्राहकों को, तो उनके जो डिमांड्स हैं वो पूरे हो सकते हैं। डायग्नोस्टिक एनालिसिस में ये होता है कि हम अपनी कंपनी का प्रॉब्लम्स पता करते हैं, कस्टमर से पूछते हैं उनको क्या इसमें सुधार की आवश्यकता है, क्या वो चाहते हैं, क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो वो हम कस्टमर से डेटा लेते हैं और फिर उसके आधार पे कंपनी अपने इम्प्रूवमेंट को बढ़ाती है और अच्छा प्रोडक्ट बना करके और प्रॉफिट कमा सकती है और अपने फर्म को आगे बढ़ा सकती है। अब आंकड़ों के विश्लेषण के लिए तमाम सॉफ्टवेयर बनते जा रहे हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, गूगल शीट्स है, इसमें हम आंकड़ों को रखते हैं और उसको रिफाइन करते हैं। डेटा विश्लेषण सॉफ्टवेयर भी है, जैसे राइथन है, सास है, और भी एसपीएसएस, इनोवा, तमाम सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो रिसर्च में भी यूज किए जाते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स हैं, टेबल्यू, पावर बीआई, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एसक्यूएल और एसकल, ये सारे टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, अब बिजनेस व्यापार को आगे बढ़ाना है तो इस तरह के टूल्स को इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके क्या क्या फायदे होते हैं यदि आंकड़ों पे आधारित निर्णय लेते हैं हम? यदि कोई भी बिजनेस करना चाह रहे हैं या कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आंकड़ों के आधार पे एनालिसिस करके उसको रिफाइन करके फिर उसका जो निर्णय निकल रहा है उसके आधार पे हम निर्णय लेते हैं। तो एक तो है कि इसमें एक्यूरेसी रहती है आंकड़ों के आधार पे, क्योंकि कोई यदि जब हम कुछ शुरू करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, तब हम अपने आसपास के जो हम हमारे रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, मित्र हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि हम ये बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं और यहाँ पे शुरू करना चाह रहे हैं और क्या करें, कैसा रहेगा। तो उसके बजाय आप उसके संबंध में रिसर्च कर लें, डेटा इकट्ठा कर लें, तो आपको सटीक एक्यूरेट डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। और बजाय कि कोई पूछे तो वो अपने हिसाब से जवाब देगा, क्योंकि पैसा तो आपका डूबेगा, वो तो बोल देगा हाँ स्टार्ट कर लो, शुरू कर दो, पिज्जा की दुकान खोल लो, पिज्जा बनाओ और बेचो। तो इस तरह से ठीक नहीं होता है। यदि आप सर्वे कर लेंगे और उस क्षेत्र का और ग्राहकों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेंगे कि प्राइस क्या है, क्या किस तरह से हमें रखना है, तो ये सब चीज़ें जब आ जाएंगी तो उसके आधार पे जब डिसीजन लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। इफिशियंसी को बढ़ा देता है, आपकी क्षमता को बढ़ा देगा यदि आप डेटा बेस्ड निर्णय लेते हैं। तो किस तरह से आप प्रोडक्ट को चेंज करें, किस तरह से प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करें ताकि आपको आपके जो कॉस्ट है वो कम आए और आपको ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त हो सके, प्रॉफिटेबिलिटी, लाभ में वृद्धि हो सके। सबसे बड़ी चीज़ होती है रिस्क मैनेजमेंट। यदि आप डेटा बेस्ड काम करते हैं, अपने बिजनेस में डेटा का उपयोग करते हैं, तो इसमें सबसे जो खास फायदा है वो है रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं आप। अपने कस्टमर्स पे और अपने प्रोडक्ट पे बहुत ही करीब नज़र बनाए रखेंगे, तो इससे ये होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान से बच सकेंगे और अचानक किसी क्लाइमेट से या किसी अनहोनी घटना को से पहले आप उसका या अनहोनी घटना के समय आप उसका कोई ना कोई उपाय अपना लेंगे। तो ये जोखिम को कम करता है, रिस्क को मिनिमाइज करता है। लेकिन इसके कुछ चैलेंजेज हैं। चैलेंजेज ये है कि डेटा क्वालिटी क्या है, क्वालिटी आपका, आपके डेटा की क्या है। डेटा आप जो जो डेटा आप कलेक्ट किए हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे लोगों से कलेक्ट किए हैं जो झूठ बोलते हैं, तो जब वो झूठ बोलेंगे तो निश्चित रूप से, इसीलिए जो डेटा कलेक्ट है वो ज़्यादा मात्रा में डेटा हो तो ज़्यादा बेनिफिटेड होता है। तो डेटा की क्वालिटी क्या है, ऐसा नहीं कि सेकेंडरी डेटा आप किसी से ऐसे अखबार में पढ़ के या किसी किताब में लिखा है उसको पढ़ के तो पता चला कि उसका जो रिसर्च था वो गलत था और वो आपके डिसीजन को गलत कर देगा। तो डेटा की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि बहुत ही ग्राउंड बेस होना चाहिए और बहुत ही ट्रुथ के करीब होना चाहिए, तो वो डिसीजन भी उतना ही ट्रुथ के करीब होगा। और कई बार होता है कि हम किसी के डेटा को लेते समय उसके प्राइवेसी का हनन हो जाता है, तो इससे गोपनीयता भंग होता है और उसके व्यक्ति के, आप आज देख रहे होंगे कि तमाम लोगों के पास कई तरह के फ़ोन आ जा रहे हैं कि आपका अकाउंट हैक हो गया है या आपके घर के किसी बच्चे को किडनैप कर लिया गया है, आप कहाँ हैं और पैसे इतना दीजिए तब हम भेजेंगे, या आपका अकाउंट का ओटीपी नहीं आ रहा है, आप ओटीपी दीजिए, हम बैंक से बोल रहे हैं। तो एक ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इसकी जो डिसएडवांटेज है वो हुआ है और लोगों की सुरक्षा थोड़ा-सा इसमें कम हुई है। तो वो हमारे लिए चैलेंजेज है, ये इस पे हमें तो और ध्यान देना पड़ेगा। आँकड़ों का अधिभार, ओवर डाटा डाटा ओवरलोड, बहुत अधिक आँकड़े भी समस्या पैदा करते हैं और अधिक आँकड़े हमें बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करते हैं चीज़ों को डिसीजन लेने में और एक खास निर्णय तक पहुँचने में। तो वो भी एक चुनौती होती है कि हम कम से कम डेटा और बहुत ही ठोस डेटा का ही इस्तेमाल करें जिससे कि हम सही निर्णय पे पहुँच पाएँ। इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग, इसके लिए हमने पहले भी देखा क्या क्या इसके महत्व हैं डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग में। और हर कंपनी आज की डेट में बिना डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग के आगे नहीं बढ़ती है और हर कंपनी एक विशेषकर इसी काम के लिए डाटा एनालिस्टिक रखती है और जिसका एक सारा काम ही रहता है। इसके फायदे ये रहते हैं कि कंटिन्यूअल ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, अपने संस्था का कैसे ग्रोथ करें उसके बारे में उसको काफ़ी जानकारी मिलती है। नॉलेज एंड इनोवेशन करने में उसको काफ़ी सहयोग मिलता है। नॉलेज होता है उसको अपने बारे में और क्या देश दुनिया में हो रहा है उसके संबंध में नॉलेज होता है, जिससे कि उसको डिसीजन लेने में बहुत आसानी होती है कि किधर
कस्टमर किधर जा रहा है, क्या चाह रहा है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। न्यू बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ का पता चलता है कि ये क्या चीज़ें हो रही हैं और लोग क्या पसंद कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से नए बिज़नेस क्या-क्या हम शुरू कर सकते हैं। बेटर कम्युनिकेशन हो पाता है कस्टमर से और बिज़नेसमैन के बीच। लेस एरर्स एंड लेस कॉस्ट्स, कॉस्ट को कैसे हम कम करें और मिनिमाइज़ करें, ये सारी चीज़ें फ़ायदेमंद हो जाती हैं बिज़नेसमैन के लिए। तो ये महत्व है डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग के, खासकर बिज़नेस सेक्टर में। और तो ये था डाटा, हाउ टू यूज़ डाटा इन बिज़नेस सेक्टर एंड टेक्नोलॉजी। तो ये लेक्चर था, और यदि आप में से किसी पार्टिसिपेंट्स को कुछ बातचीत करना है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ क्वेरीज है, तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। जी सर, हाँ, दिलीप सर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर, बताइए। जी भाई परमानंद जी, आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है, बताइए हाँ, सर। बहुत अच्छे तरीका से अपने सरल भाषा में डाटा का, मैं बीच में 10 मिनट चला गया था, कोई मित्र का फोन आ रहा था बार बार, जी तो सर। वो भी उनका भी एक्शन नहीं था, तो मैं कहा कि चलो सामने देखेंगे, जी तो सर। इसीलिए मैं चला गया था। लेकिन मैंने देखा आपने सर आप बहुत अपना सर आप अपना नंबर थोड़ा शेयर कर दीजिएगा मैम को, 921 मैम को, या तो बाद में आगे भी हम इस पे ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। 9213979078। मॉर्निंग में उपासना मैडम से तो बात हुई ही थी। जी, मैंने मैं ले लूंगा नंबर उनसे। हाँ, जी मैंने सर। देखा तो मैं सोचा कि जरा कर लूं। परमानंद जी ने अपने बड़े व्यवहारिक पक्ष से डाटा का क्या प्रयोग होता है, जनरली क्या है डाटा है, वो तो इतना है, जब मान लीजिए कि कहावत है कि 32 बीघा में आपके पास पुदीना है और चटनी पीने खाने नहीं आ रहा है, उसी तरह से डाटा तो आपके नेटवर्क में पड़े हुए हैं, सारे ऑनलाइन डाटा हैं, लेकिन उसका कैसे प्रयोग करें और कहाँ प्रयोग करें, इसके संदर्भ में भाई परमानंद जी ने बड़े अच्छे तरीके से जानकारी दी, सरल भाषा में, भाषा भी बड़ा बोधगम्य था, हिंदी अंग्रेजी मिला करके लोगों को बताया, और इसका प्रयोग है। अब थोड़ा सा आप लोगों को चर्चा के दरमियान एक दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। पीसी महालनोबिस का आज हम जयंती भी मना रहे हैं और स्टैटिस्टिक्स डे भी मना रहे हैं, आप लोगों को जानकारी होगी ही, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वह पूर्णतः पीसी महालनोबिस के मॉडल पर ही बनाया गया था, सेकंड 5 ईयर प्लान। तो वो थोड़ी मैं जानकारी के लिए याद दिला दिया, जानते ही होंगे आप लोग। दूसरा क्या है कि जो डाटा कलेक्शंस के जो तरीके हैं, सेकेंडरी डाटा कलेक्शंस तो आसान होता है भाई, कहीं लाइब्रेरी में बैठ गए, हम लोग क्योंकि प्राइमरी अप्लाइड रिसर्च वाले हैं, तो हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा का काम तो होता है बेडरूम बाथरूम काम।